हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। कैसे हो? चलिए एक बार फिर हम आप लोगों के लिए जो आपका कक्षा 10 का पैटर्न है वार्षिक एग्जाम का, उसके लिए आपके कुछ मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि आप लोगों को जिनको छोड़ना नहीं होते। क्या मोस्ट क्वेश्चंस बताने की सिर्फ सिर्फ एक रीत होती है कि मतलब जो आप पढ़ रहे हो, तो जो टीचर्स ने या कहीं अन्य से जो आपको किसी ने बताया कि ये मोस्ट टॉपिक है, इसको पढ़ना है, तो सिर्फ इसका एक ही रीज़न होता है कि मात्र आप उस टॉपिक को बिल्कुल न छोड़ें, मतलब उसको अच्छे से पढ़ें। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप उसको उसको बस पढ़ें, ऐसा नहीं है। मतलब आप उसको टोटल क्लियर तरीके से पढ़ें, हर बार जब भी पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें। बाकी आपको पढ़ना सब कुछ रहता है। तो चलिए, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनके लिए, जैसे जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, पार्ट 1 है, उसमें आपको पढ़ना है यूक्लिड लेमना, जो है आपकी मतलब आपकी यूक्लिड जो विभाजन एल्गोरिदम है वो पढ़नी है। 2 नंबर में प्रश्न है आपका। और जो 1.2 है, 1.2 में आपके अभाज्य गुणनखंड विधि से है एलसीएम ज्ञात करना, एचसीएम लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करना। और लघुत्तम और महत्तम का जो भी संबंध है कि मतलब दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम बराबर होना चाहिए संख्याओं के गुणनफल के, तो ये आपसे आना चाहिए। और बच्चे देखिए, हम ये खास खास चीज़ बता रहे हैं। और वही इंग्लिश मीडियम में यदि कहा जाए इसी क्वेश्चन को, तो उसमें हो जाएगा फैक्टराइजेशन टू आपका टू एनी डिजिट, और विथ है ये जो इसका सेटिस्फाई रीजन है। और वही यूक्लिड लेमना इंग्लिश में हो जाएगा। जो चैप्टर सेकंड है पार्ट 2 है, इसमें आपको जीरोज शून्यक निकालने आना चाहिए। और जो 2.1 के जो ग्राफ हैं वो आपसे कंप्लीट आने चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ है इससे कितने शून्य प्राप्त होते हैं। मतलब आपका जो है जैसे ग्राफ बना है, तो जितने बिंदुओं पर काटेगा एक्स अक्ष, यदि आपका जो बहुपद है वो एक्स रूप में हो, तो एक्स अक्ष को देखना कितने बिंदुओं पर काटता है, तो सिर्फ आपकी हिंदी आ जाएगी उसमें। अब जैसे 1 नंबर के ऑप्शन में भी आता है या 2 नंबर के प्रश्न में भी आता है, तो यदि आता है 2 नंबर के लिखने में कि दिए गए ग्राफ में आपको शून्यों की संख्या कितनी है, तो आपको ये हिंदी सिर्फ इतनी लिखनी है कि चूंकि दिए गए वक्र में जो जो दिया गया वक्र है वह एक्स अक्ष को इतने बिंदु पर, जैसे 1 में है तो 1 बिंदु पर, 2 पर है 2, तो ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी। बस ये कब, जब आपका बहुपद किस रूप में हो, एक्स रूप में। यदि आपका बहुपद वाई रूप में है, जैसे कैसे, अब कैसे पता चलेगा वाई रूप में कि एक्स रूप में, तो एक्स रूप में होगा तो आपका लिखा होगा पी बराबर पी, वो वाई बराबर पी ऑफ एक्स, मतलब पी मतलब पॉलिनोमियल। और यदि वाई रूप में होगा तो एक्स बराबर पी ऑफ वाई। हालांकि आपको जो मिलेगा बहुपद, या पॉलिनोमियल इंग्लिश में कहो, तो आपको एक्स रूप में ही मिलेगा। मतलब वाई इक्वल टू दैट इज पी ऑफ एक्स, मतलब वाई बराबर पी ऑफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना? तो आपको देख लेना, बस इतनी हिंदी आएगी। यदि ऑप्शन में आता है तो कि दिए गए वक्र में शून्यकों की संख्या ऑप्शन दिए रहते हैं, या खाली स्थान में आता है, कहीं भी आता है, तो आपको देख लेना कितनी जगह पर काटता है और आपको उतनी लिख देना। ध्यान से गौर से देखिएगा कि वो ऐसा नहीं कि एक जगह काट रहा हो आप 2 लगा के आ जाओ। और याद रहे, सिर्फ एक ही अक्ष को देखना है। एक बहुत से वक्र ऐसे होते हैं कि जो दोनों अक्षों को काटते हैं, आपको दोनों से मतलब नहीं है, जिस रूप में बहुपद हो उसी रूप में आपको देखना है। और जो शून्य निकालते आते होंगे आपसे, और जो 2.2 का जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, इसमें शून्यकों का योग गुणनफल दिया है, इससे आपको बहुपद बनाना, बस मात्र इतना पढ़ना है 2021 और 22 के पैटर्न में। पार्ट 3 में आपसे से कम 2 मेथड आने चाहिए, विलोपन और प्रतिस्थापन, मतलब इंग्लिश में एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। और यदि आप इनके जो भाषाई क्वेश्चन है, यदि उनकी बात करें, तो उनमें आपका जैसे ये एज वाले क्वेश्चन हो गए, आयु वाले हो गए, और ये स्पीड वाले हो गए, ये ऐसे क्वेश्चन। बस बाकी 2 चीज़ आपसे आनी ही आनी चाहिए। हाँ, और वो वाले क्वेश्चन है जैसे एग्जाम्पल नंबर 15 है, एग्जाम्पल नंबर 16 है। मतलब आपको कंडीशन दी जाती है कि मतलब बताइए कि दिए गए समीकरण युग्म में पी का कौन सा मान है जब दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल हो। या उदाहरण नंबर 16 में कहता है कि के का कौन सा मान है जो दिए गए समीकरण युग्म के अपर बिंदु से अनेकों हल प्रदर्शित करता हो। तो ऐसे ही मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ये मोस्ट टॉपिक होते हैं। ठीक है ना? तो मतलब आपको कोई हल नहीं के लिए नो सॉल्यूशन, मोर सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, और अपरिमित रूप से अनेक हल, ये कंडीशन वाले आपको प्रश्न पढ़ लेने हैं जैसे। और इन्हीं से संबंधित आपके विकल्प आते हैं। ये तो आपका आता ही आता है कि विकल्प में से कि बताइए अद्वितीय हल की कौन सी स्थिति है, या स्थिति दी हुई होगी अद्वितीय हल की, तो बताएगा कि कैसा हल है। तो ये आपसे हमने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया है।
जो पार्ट 4 है इसमें आपको द्विघात समीकरण का जो हल करने का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए, ठीक है ना। और इससे जो विविक्त कर है 4.4 में आपका है ना विविक्त कर कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4c, इससे संबंधित आपसे प्रश्न आने चाहिए। और इसमें जो यदि आप प्रश्नों की बात करें वो वाले इबारती जो भाषाई क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें जैसे होता है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल इतना है तो जो संख्याएं ज्ञात करिए, तो ये ऐसे क्वेश्चन मोस्ट होते हैं। कुछ आयु वाले हो जाएंगे क्वेश्चन, वो मोस्ट होते हैं। और ये जो रहमान की आयु वाला है ये वाले हो जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन मोस्ट होते हैं आपके। और विविक्त कर आपको छोड़ना नहीं है, और किसी भी द्विघात समीकरण का मतलब स्क्वायर इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन आना चाहिए किसके, द्विघाती समीकरण से। जो समीकरण होता है ना x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ये आपसे आना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा तो आपको जो पूर्ण वर्ग विधि थी वो कट गई है 2021 और 22 के पैटर्न में। जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 में 5.1 यदि आप कंप्लीट कर लोगे तो आपके ऑप्शन कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत ही छोटा, जैसे आपको एपी दी जाती है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में आपको क्या प्रथम पद पता होना चाहिए। प्रथम पद मतलब पहला मान, जैसे 1 2 3 4, यदि एक आपकी एपी है तो प्रथम पद कोई पूछे तो पहला मान 1 हो जाएगा। सार्वंतर जैसे आप कॉमन डिफरेंस कहते हो, डी वो कहाँ से आता है आपका कॉमन डिफरेंस, दूसरे पद में पहला पद घटाने पर, ये आपको ऑप्शनल आते हैं। और 5.2 के आप कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, मतलब जैसे n पदों की संख्या ज्ञात करना, यह बताइए इसमें से कौन सा पद है, बस ऐसे रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। 5.3 आपको पढ़ना नहीं क्योंकि कट गया है। 5.2 बस कंप्लीट कर लीजिएगा। कुछ उदाहरण भी हैं कि मतलब 2 अंकों वाली ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से विभाज्य हैं, तो हमें ये पता कर लेना है कि 2 अंकों से बनी हुई संख्याओं से कौन सी एपी है। तो देखो 3 से विभाज्य यदि कहता है 2 अंकों वाली संख्या, तो देखिए 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू हो जाती है और कहाँ तक जाती है 99 तक, लेकिन 10 3 से विभाज्य नहीं है पूरी तरह, 11 भी नहीं है, 12 है। 3 चौको 12 कट जाता है ना, 3 4 जा 12 होता है। तो देखिए कहाँ से आएगा 12, फिर 15, 3 3 जोड़ते जाना है। जैसे एक आपके एक और प्रश्न है 5.2 में एक प्रश्न है कि 7 से विभाज्य है ना, तो आपको कुछ नहीं है, पहला आपको मान पता होना चाहिए संख्याओं का और अंतिम, बाकी आपको जोड़ के, जैसे 3 से हमने कहा तो पहला मान 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21 डॉट 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 और 99 भी आपकी 3 से बाद है। बस यहाँ से आपकी एपी बन गई। इसमें अंतिम पद आपको 99 an का मान मिल गया, ए का मान 12 मिल गया, डी का मान 3 मिल गया, क्योंकि 15 में से 12 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। बस अब आपको कहता है कितनी संख्या है, तो माना संख्याओं की संख्या n है। अब n है तो फिर an का सूत्र लगा देना, मात्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान रखिए, a का मान रखिए, d का मान रखिए, n का मान अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। पार्ट 6 की बात करें तो पार्ट 6 में आपसे थेल्स प्रमेय का कथन, इसके विलोम का कथन, मतलब कन्वर्स होती इंग्लिश में कहलाता है आपका, और पाइथागोरस प्रमेय का कथन स्टेटमेंट, और इसके कन्वर्स का पाइथागोरस थ्योरम के विलोम का। ये विलोम सिर्फ आपको प्रमेयों के कथन याद होने चाहिए, क्योंकि जो प्रूफ है इनका वो बड़ा है और वो 4 नंबर लायक है। वो 21 और 22 के पैटर्न में आपका 4 नंबर का प्रश्न आना नहीं है पार्ट 6 से, तो आप इनको कंप्लीट करिए। और लेसा बस नहीं है, आप लिखिए और फिर उसको चित्र सहित बता दीजिए कि इस प्रमेय अनुसार ये हमें पता है, बस लिख के। और इसके कुछ गुणधर्म है आपका, जिसकी जैसे भुजा भुजा भुजा, कोण 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 कोण, ये आपको भी बनना चाहिए। और इसके जो विकल्प हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। समान त्रिज्या वाले वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग सम। खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं तो समबाहु त्रिभुज होते हैं, आपको पता ही होगा। और सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं तो क्या होते हैं, समरूप। ये आपके ऑप्शन हैं। और इसके यदि और प्रश्नों की बात की जाए तो आपका जो सीढ़ी वाले सवाल है 6.5 में लेंगे कि कोई सीढ़ी दीवार से ऐसी टिकी हुई है तो जिसकी जो निचला सिरा है दीवार से इतने मीटर दूरी पर है, तो ऊपरी सिरा बताइए खिड़की पर कितने ऊंचाई पर टिका, तो एक ये क्वेश्चन हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन हैं जैसे 6.5 में पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तीसरा चौथा है, 5 में ये आपकी मोस्ट प्रश्न है। 6.1 के भी कुछ प्रश्न मोस्ट हैं, जो हालांकि इसमें तो ऑप्शन बस है। और 6.2 में आपके पहला दूसरा ऐसे क्वेश्चन कुछ मोस्ट है, और ये समांतर जो चतुर्भुज वाला है ये क्वेश्चन मोस्ट है। तो ऐसे प्रश्न आपको पढ़ लेने, मतलब इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना।
अब चलते हैं पार्ट 7 की ओर। तो पार्ट 7 में 7.1 है, इसमें आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो बिल्कुल कन्फर्म ही होनी चाहिए। 7.2 में आपका है अनुपातिक विभाजन, तो अनुपातिक विभाजन आपको पढ़ लेना है। इसके बाद फिर आपको 7.3 से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इतनी चीज़ें आपको कंप्लीट कर लेना। अब जैसे 7.2 की बात करें, जो प्रश्न क्रमांक है ना, जो एक ही कोई रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, जिसके केंद्र के बिंदु दिए गए हैं, तो ए का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न जो 7वां प्रश्न है 7.2 का, इसको पढ़ लेना है। 7.2 का पहला प्रश्न पढ़ लीजिए और दूसरा पढ़ लीजिए। कुछ उदाहरण तो आपको छोड़ने ही नहीं है। 7.1 में दो बिंदुओं की दूरी वाले समदूरस्थ वाले क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न। और 7.3 तो आपको पता ही है कि सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल वश है, तो आपको पहला पढ़ लेना है प्रश्न और दूसरा पढ़ लेना है, हो गया। मतलब मोस्ट की बात है। बाकी पढ़ना, देखिए हमने आपको पहले बताया कि आपको पढ़ना पूरा है, ऐसा नहीं कि ये वो हम बता रहे हैं तो फिर ना फंसे तो फिर आप हमें कुछ बोलो, ऐसा नहीं है कुछ भी। आप पढ़िए, विधिवत सब पढ़िए, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं इनको आप छोड़िए नहीं। पाठ 8 की बात है, तो पाठ 8 में आपको पता ही है कि सिर्फ आपकी ट्रिग्नोमेट्री की सिर्फ 6 जोड़ियाँ आई हैं। तो जोड़ियाँ हमने आपको बताया है, जो आपकी 3-6 आइडेंटिटी सरसमकाएँ होती हैं, उनके जो प्रकार हैं, हमने हालांकि एक शॉर्ट डाला था वीडियो का, उसमें आपको भी मिल जाएंगी सही जोड़ियाँ पूरी। और पूरक वाले मान हो पता होना चाहिए। सारणी जो टेबल है 8.2 में जो बनी हुई है टेबल, मान की sin 0, sin 30, sin 45, sin, ऐसे सब के मान आपको पता होने चाहिए। यहाँ से आपकी जोड़ियाँ आपको 6 मिल जाएंगी। जोड़ियाँ गलत ना करिएगा। और एक प्रश्न आना है 2 अंक का, तो 2 अंक के हिसाब से कोई छोटा सा प्रश्न आपको मिल जाएगा। जैसे 8.2 के जो प्रश्न क्रमांक पहले के मान है, मान रख के सिर्फ आपको हल करना है। ये आपके 2 नंबर के हिसाब से पूरे प्रश्न है। 8.3 के प्रश्न पहला, प्रश्न दूसरा और प्रश्न तीसरा, बस इनके हिसाब से आपको 2 नंबर वाले प्रश्न है सभी ये। 8.1 का पहला प्रश्न भी हो सकता है, दे वो। और बाकी 8.4 के 2 अंक में तो हमें नहीं लगता है कि 8.4 के जो प्रश्न क्रमांक, बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि 8.4 का प्रश्न क्रमांक 5 में के हमसे नहीं बनते हैं। तो देखिए वो 2 नंबर के हिसाब से जो 21 और 22 के पैटर्न में 2 अंक का प्रश्न आना है, तो यह आपका आना नहीं है वहाँ से। तो अभी आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। फिर भी यदि आपको पढ़ना हो तो इसका 6वां प्रश्न और पहला प्रश्न 5 में की, इसको आप नहीं छोड़िएगा। अब पाठ 9 आपका पूरा कट गया है 21 और 22 के पैटर्न में। पाठ 10 आइए। पाठ 10 में आपको 10.2 प्रमेय बिल्कुल नहीं छोड़नी है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। ये आपको प्रश्न आना ही आना चाहिए। 10.1 प्रमेय का कथन आपसे कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें जो ऑप्शन है आपको पता है, उनकी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, अनंत। बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती हैं, 2। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यदि बिंदु वृत्त पर हो तो 1। यदि बिंदु वृत्त के अंदर हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं जाती हैं, 1 भी नहीं, वो छेदक रेखा जाएगी, जिससे आप सेकेंड लाइन कहते हो इंग्लिश में, और स्पर्श लाइन को क्या कहते हो, टेंजेंट लाइन कहते हो। तो ठीक है ना, ये आपके ऑप्शन है पार्ट 10 के। और इसके कुछ प्रश्न हैं 10.2 में, जैसे कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर, स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, एक ये प्रश्न है। और इसी का 5वां प्रश्न है 10.2 का, 6वां प्रश्न है, 7वां प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं। पहला प्रश्न भी आपका है, लेकिन हालांकि वो ऑप्शन में दिया, लेकिन वो दे सकता है सिद्ध करने को आपको, एक ज्ञात करने को मान। तो ऐसे प्रश्न आपको पढ़ लेना। बाकी आपको 10.2 पर में 100% पढ़ लेनी है, इसके आने के 99% चांस होते हैं। पाठ 11 में रचना जो है, रचना आपको रेखाखंड का अनुपातिक विभाजन पढ़ लेना है और एक त्रिभुज की रचना सीख। याद रखिए, कोई भी प्रश्न, कोई भी रचना एक जैसी होती है। जैसे आपको पहले प्रश्न में दिया है कि 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए और उसे बांटिए और उसको नापिए, तो बस आपको क्या कर देना है, उसको खींच करके और अनुपातिक विभाजन बांट देना है। अब जैसे मान ली 7.6 के स्थान पर वो 10.6 दे दे, तो ये थोड़ी कि मतलब वो आपके प्रश्न में नहीं, बिल्कुल आपसे मेथड आनी चाहिए और आप उसे बना दीजिए। जितना करिए उतना उसको लिखते जाइए कि सर्वप्रथम हमने रेखाखंड खींचा, फिर हमने ए बी के बिंदु ए पर न्यून कोण बनाते हुए नीचे की ओर किरण खींची, ठीक है ना। फिर हमने जितना कोण ए पर बनाया उसी पर उतना ही कोण बी पर बनाते हुए ऊपर एक किरण खींच दी। फिर जितने आपने समान टुकड़े किए, ए एक्स और बी वाई के समान टुकड़े की, उनको बता दी। फिर लास्ट को लास्ट से जितना अनुपात का है उसको मिला देना, जैसा भी आपने पढ़ा हो। तो ऐसा आपको, और इसका जस्टिफिकेशन भी है, स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण भी आपको देखिए, एक त्रिभुज नीचे मिलेगा, एक त्रिभुज ऊपर मिलेगा। जैसे आप बनाते हो, जैसे कोई एक रेखाखंड को
ए बी को आप जब मिलाते हो बी वाई के लास्ट बिंदु से ए एक्स के लास्ट बिंदु को, तो ए बी को कहीं ना कहीं काटता है। तो यहाँ आपका इस बिंदु का आप कोई भी नाम जब देते हो तो एक त्रिभुज नीचे की ओर बनता है, एक त्रिभुज ऊपर की ओर। इन दोनों त्रिभुज को लेकर के आपको सर्वांग सम सिद्ध कर देना है। बस सर्वांग सम सिद्ध करोगे तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव आपको मिल जाएंगे। यही आपका स्पष्टीकरण होता है, ठीक है ना। अब आप चलिए पाठ 12 की ओर। तो पाठ 12 अच्छा पाठ है, इसमें कुछ उदाहरण है, आपको छोड़ना नहीं। शायद उदाहरण नंबर 5 है, शायद हमें कन्फर्म है 5 ही है। तो इसमें देखिए एक वर्ग बना होगा जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर और 4 वृत्त बने हैं। कहता है इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब इंग्लिश में सैडल रीजन। तो सैडल रीजन में आपको कुछ नहीं करना है कि पहले आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, फिर चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकालें, फिर छायांकित भाग के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से आप चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को घटा दीजिए। जो भाग बचेगा आपका वो छायांकित भाग कहलाएगा। हम अब उदाहरण बताते हैं आपके लिए। मान लीजिए एक कमरे में एक चटाई बिछी हुई है और फिर आपसे कोई पूछे खाली स्थान का आप क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या करोगे? पहले कमरे का क्षेत्रफल निकालोगे, चटाई का क्षेत्रफल निकालोगे। अब कमरा जैसा हो, घन आयताकार हो, वर्गाकार हो, उस वैसा क्षेत्रफल निकालोगे। चटाई जैसी हो, हालांकि आयताकार ही होगी आपकी चटाई, या वर्गाकार छोटी वाली चटाई होगी तो वर्गाकार हो जाएगी। तो आप कमरे के क्षेत्रफल में चटाई का क्षेत्रफल घटा दोगे तो आपको जो मिल जाएगा वो खालिस्तान का क्षेत्रफल मिल जाएगा आपके कमरे का। सेम सिचुएशन होती है आपकी इन आकृतियों में। पाठ 12 के में कोई भी की छायांकित भाग निकाल, इंग्लिश में सैडल रीजन। तो जैसे हमने कहा वर्ग, तो स्क्वायर और वृत्त मतलब सर्कल। तो आपका आ जाएगा लास्ट जो, तो सबके आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए कि जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, मतलब साइड मतलब साइड मल्टी साइड या साइड स्क्वायर। सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बस आर का मान आपको दिया जाएगा या व्यास दिया जाएगा, जिसे आप डायमीटर कहते हो। व्यास में से आधी निकालोगे तो त्रिज्या आ जाएगी, और त्रिज्या से आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लोगे, फिर घटा दीजिएगा। तो इसमें जो मोस्ट प्रश्न कहा है हम यही वाला है जो 4 वृत्त बने होंगे आपके उदाहरण में होगा। और आपका पहला प्रश्न है 12.2 का, नहीं 12.3 का। 12.1 की बात करें तो 12.1 में पहला और दूसरा प्रश्न आपको कंप्लीट पढ़ लेनी है। और जो पहिए वाला है, किसी कार के पहिए का व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर, तो ये आपको पढ़ लेना है। मतलब पहला और दूसरा लेकिन मोस्ट पढ़ना, तीसरा मत पढ़िएगा क्योंकि वो काफ़ी बड़ा प्रश्न है, वो आने के उसके कम चांसेस है, ठीक है ना। और जो 12.2 है इसमें भी आपको पहला प्रश्न पढ़ लेना है, दूसरा पढ़ लेना है। हाँ, इसमें आपका सेक्टर का क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई। तो जो सेक्टर है आपका उसका पता है आपको क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई θ/360 2 पाई आर। बस ये बहुत ही मोस्ट और बहुत ही सरल है। आर का मान आपको दिया जाएगा, थीटा दिया जाएगा आपको, ठीक है ना। त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई की आपको परिभाषाएं भी बननी चाहिए कि त्रिज्यखंड कहलाता क्या, वो एक नंबर पूछ सकता है। यही आपके ऑप्शन है पाठ 12 के, त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई से संबंधित ऑप्शन है। अब जो हमने बात की है ये छायांकित भाग के सैडल रीजन की, ये 12.3 में है। तो 12.3 का भी आपको पहला प्रश्न पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, और यहाँ भी एक और है, त्रिज्यखंड 2 त्रिज्यखंड बने होंगे, 14वां प्रश्न है, शायद 14वां प्रश्न है। तो ऐसे कुछ मोस्ट प्रश्न है जो आपको छोड़ने नहीं है, ठीक है ना। 12वां प्रश्न है, ऐसे आपको पढ़ लेना, मतलब बड़े अधिक बड़े नहीं पढ़ने हैं। और उसकी बात उसको हमने बता दिया है 12.2 में कि पहला, दूसरा, तीसरा और ये घोड़ा वाला पढ़ लीजिएगा। ऐसे मोस्ट प्रश्न, ज़्यादा जटिल प्रश्न नहीं आते हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए, कोई कठिन मैथ नहीं है, बहुत बेहतरीन अंक आते हैं, बस पढ़ने बस की देरी होती है स्टूडेंट की। तो ये आपके पाठ 12 के हो जाएंगे। तो सैडल रीजन समझ में आ गया ना आपको, मतलब छायांकित भाग। अंतिम लाइन आपको ये लिखना भूलना नहीं कि छायांकित भाग का, हाँ, आकृति बना दीजिएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल दी गई मतलब जो भी वर्ग के क्षेत्रफल ने दिया, आप वृत्त के क्षेत्रफल घटाते तो वर्ग का क्षेत्र वर्ग। अब आपका वर्ग का नाम दिया होगा ABCD, जो भी दिया हो तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। बस ये आपको हिंदी लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। और आप अभीष्ट लाइन भी लिखिए, ठीक है ना। अभीष्ट लाइन भी आप बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा, ऐसे में क्या कॉपी की सुंदरता काफी बढ़ जाती है। अब पाठ जो 13 है, पाठ 13 में भी 13.1 इसकी जो ऑप्शन है वो आपसे सभी सूत्र बनने चाहिए। 13.1 का पहला, दूसरा, तीसरा। और आपका इसमें जो कैप्सूल वाला क्वेश्चन है ये पढ़ लीजिएगा, और तंबू वाला क्वेश्चन है इसको पढ़ लीजिएगा। एक और लकड़ी वाला शायद 8वां प्रश्न है ये। 13.2 का पहला प्रश्न है, और उदाहरण नंबर 8 बिल्कुल पढ़ना बिल्कुल ना भूलिए, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है।
13.2 का पहला प्रश्न जिसे हमने बताया, दूसरा मत पढ़िएगा बहुत बड़ा है, और एक वो गुलाब जामुन वाला, और एक वो है कि कांच के बर्तन में गोलाकार उसको डुबोया गया है तो बर्तन का भरा हुआ पानी का 1/4 भाग बाहर छलक जाता है, तो बताइए कांच की कितनी गोलियों को डुबाया गया है। इस प्रश्न को आप पढ़ सकते हो। एक जो बच्चे वाला क्वेश्चन है उसको पढ़ सकते हो आप, कि लास्ट वाला जो प्रश्न है कि एक बच्चे ने अनुमानित होकर इसका बताए तो आप इसे सहमत हो कि नहीं, इस प्रश्न को पढ़ सकते हो। 13.3 की बात करें तो इसके बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा और एक छठवां प्रश्न हो गया। ये प्रश्न आपसे आने चाहिए, ठीक है ना। और 13.4, अच्छा 13.4 में है वो आपका कि मतलब जैसे एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है, तो याद रहिए आपके वार्षिक के ऑप्शन में भी आता है कि यदि एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होता है। तो इसे मान लीजिए आपकी आटे की छोटी छोटी 4 गोलियां हैं, आपने इन्हें मिटा करके एक बड़ी गोली बना दीजिए, तो क्या इसके आयतन में परिवर्तन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जब एक आकृति को दूसरी आकृति में बदला जाता है तो उनके आयतनों में नो चेंजिंग होती, कोई परिवर्तित नहीं रहता, मतलब उनका आयतन अपरिवर्तित रहता है। और आपका ना आयतन बढ़ता है, ना दुगना होता है, ना कम होता है, क्या होता है? अपरिवर्तित। तो ये आपका ऑप्शन भी है, मोस्ट ऑप्शन है, इसको पढ़िएगा। और हाँ भाई, अब 13.4 के कि जैसे एक बेलनाकार तार को बदला गया शंकु में, तो एक तरफ शंकु का आयतन, एक तरफ बेलन का आयतन हो जाएगा। फिर एक दूसरे प्रश्न में कहता है कि धातु के 3 ठोस गोलों को जिनकी त्रिज्या 6, 8, 10 है, इनको एक बड़े गोले में बदला गया है। तो देखिए गोले ही एक गोले में बदले गए हैं, तो एक तरफ तीनों गोलों के आयतन को जोड़ करके दूसरी तरफ बड़े गोले के आयतन को कर दीजिएगा। ऐसे में आपको पाई का मान नहीं रखना होता है, क्योंकि पाई से पाई कट जानी होती है। और याद रहे, जब कोई भी एक आकृति दूसरी आकृति में बदलती है तो हमेशा उनके आयतन परिवर्तित होते हैं, ना कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और ना ही उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो आपको ये पढ़ लेने हैं। उदाहरण नंबर 8 इसका पढ़ लीजिएगा कि एक बच्चे ने जो क्ले वाला है, शायद मिट्टी वाला, खिलौना वाला, इसको ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। पार्ट 14 में तो सिर्फ आपको माध्यमिक बहुलक में 3 चीजों में से कोई 2 चीज कंप्लीट कर लीजिए। हालांकि आपसे तीनों चीजें आती होंगी, वर्गीकृतांकड़ों का माध्यमिक बहुलक ज्ञात करिए, तो ये पढ़ लीजिएगा। बात रही प्रायिकता की, तो प्रायिकता में आपसे ऑप्शन बनते होंगे, प्रायिकता का मान, प्रायिकता का अधिकतम मान, प्रायिकता का न्यूनतम मान। प्रारंभिक प्रयोग में किए जाने वाले प्रायिकताओं में योगफल मान क्या होता है? तो 1 होता है। तो ये ऐसे प्रश्न हैं आपके, और इसके मोस्ट बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पासे वाला आना चाहिए, सिक्के वाला आना चाहिए, और ये कि मतलब वो है जो कि एक थैले में लाल पीली काली गेंदें जो होती हैं, ये वाले क्वेश्चन आना चाहिए। एक जो मछली वाला प्रश्न है वो पढ़ लीजिएगा, ताश के पत्ते वाली गड्डी वाला ये प्रश्न पढ़ लीजिएगा। मतलब प्रायिकता काफी सरल है, प्रायिकता में दिक्कत नहीं है आपको, प्रायिकता पढ़िए। अब आपको हम बता दें कुछ टिप्स है कि जो आपकी कॉपी कैसी अच्छी लगती है और जिससे आप अधिक से अधिक अंक आते हो। जैसे आपको कॉपी मिलती है वार्षिक एग्जाम में, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके पहले प्रश्न में ऐसा नहीं है, आपको पहले ऑप्शन करिए विधिवत, बिल्कुल गलत ऑप्शन ना करिए, क्योंकि आपके ऑप्शन ही आपको हाईएस्ट मार्क और आपके कम मानों के लिए जिम्मेदार होते हैं। और तो आपको क्या करना है? ऑप्शन करने के बाद काफी काटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ना आप काटिए। ऐसा ना